हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। मतलब किस विधि द्वारा कैसे हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्टकट में कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में मेलस लॉ और पोलराइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमने एक विधि पढ़ लिया था परावर्तन के द्वारा, जिसमें हमने ब्रूस्टर और मेलस का कुछ कथन देखा था उसमें कि अगर किसी पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में पेयर ऑफ मीडियम जो एयर और कांच का मीडियम है उस पर अगर किसी एक फिक्स एंगल मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण पे गिराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, समतल ध्रुवित हो जाती है। ठीक है, तो अब दूसरा जो है दूसरा है अपवर्तन द्वारा। दूसरा क्या है? अपवर्तन द्वारा। अपवर्तन द्वारा भी वही बात है कि किसी अध्रुवित या साधारण प्रकाश को किसी पारदर्शी तल पे गिराते हैं तो परावर्तित प्रकाश अधिकतम अंशों तक और जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो न्यूनतम अंशों तक समतल ध्रुवित होता है। लेकिन उसी प्रकाश को बार बार अगर हम उसी जो पारदर्शी माध्यम है उसी टाइप के पारदर्शी माध्यम पर बार बार गिराएं तो जो अपवर्तित प्रकाश है उसका भी अधिकतम अंशों तक क्या हो जाता है, वो भी प्रकाश अधिकतम अंशों तक समतल ध्रुवित हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, कांच की जो है कई पट्टियां एक में सटा करके रखी होती हैं और उसके ऊपर से लाइट को गिराया जाता है। तो उनका हर पट्टियों द्वारा बार बार अपवर्तन होता रहता है और अपवर्तित प्रकाश का धीरे धीरे वो समतल ध्रुवित होती जाती है। लास्ट में वो लगभग पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाती है। तो इसको बहुल अपवर्तन भी कहते हैं, जिससे कराय पट्टिका पुंज भी कहा जाता है, जो कांच की कई पट्टी एक सटा का आपस में रखी होती है। तो इसके बारे में लिखेंगे, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी तल पर ध्रुवण कोण पर, हाँ एक चीज यहाँ पर ये भी है कि ध्रुवण कोण पर आपतित कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो परावर्तित प्रकाश होता है वह पूरी तरह से समतल ध्रुवित होता है और जो अपवर्तित होता है वो न्यूनतम अंशों तक ध्रुवित होता है। तो परावर्तित प्रकाश अधिकतम अंशों तक, तो परावर्तित प्रकाश अधिकतम अंशों तक तथा अपवर्तित प्रकाश न्यूनतम अंशों तक तथा अपवर्तित प्रकाश न्यूनतम अंशों तक समतल ध्रुवित होता है। समतल ध्रुवित होता है, ठीक है, समतल ध्रुवित होता। अब इसका क्या है, इसी टाइप की जिसपे ये पहले गिराया था ना, इसी टाइप के कांच के बहुत सारे पट्टिका आपस में सटा के रखी होती। तो वही बात लिखेंगे कि यदि अपवर्तित प्रकाश का बार बार अपवर्तन कराया जाए जो उससे निकलता है, यदि अपवर्तित प्रकाश का
बार बार अपवर्तन कराया जाए। क्या कराया जाए? बार बार अपवर्तन कराया जाए तो इसके ध्रुवण का अंश बढ़ता जाता है। इसके ध्रुवण का अंश क्या होता है? अंश बढ़ता जाता, मतलब धीरे धीरे बढ़ जाता और एक समय अधिकतम अंशों तक समतल ध्रुवित हो जाता तथा मतलब एक स्थिति में अपवर्तित प्रकाश अधिकतम अंशों तक समतल ध्रुवित हो जाता है। अधिकतम अंशों तक क्या हो जाता है? समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है ना? तो बार बार अपवर्तन की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुल अपवर्तन। बार बार इस अपवर्तन की क्रिया को बहुल अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुल अपवर्तन, यानी बार बार कराया जाता है ना। और जिस उपकरण में क्रिया की जाती है उसे पट्टिका पुंज कहते हैं, है ना। तथा जिस उपकरण में यह क्रिया की जाती है उसे पट्टिका पुंज कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? पट्टिका पुंज कहते हैं। तो इसे कांच में कई सटी हुई पट्टिका पुंज होती है। ठीक है, तो ये अपवर्तन द्वारा होता है। ठीक है ना, बार बार अपवर्तन कराएंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरण का भी धीरे धीरे ध्रुवण बढ़ता जाता है और एक सीमा में वो अधिकतम अंशों तक समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है ना, तो बार बार इस अपवर्तन को बहुल अपवर्तन और जिस कर्ण जो बनाया जाता है जोड़ जोड़ के उसे पट्टिका पुंज कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरी विधि है वो द्वि अपवर्तन द्वारा है। डबल रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं, द्वि अपवर्तन, है ना। जो दूसरी विधि है वो क्या कहलाती है? द्वि अपवर्तन। ठीक है, तो हमारी दूसरी विधि है द्वि अपवर्तन द्वारा। द्वि अपवर्तन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें द्वि अपवर्तन की घटना होती है या द्वि अपवर्तक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब है कि जिसके ऊपर अगर लाइट आपतित कराया जाए तो वो दो भागों में, दो किरणों में बंट जाती है। अगर लाइट प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को या साधारण प्रकाश को उस पदार्थ के ऊपर आपतित कराया जाता है तो वो दो प्रकाश किरणों में टूट जाता है। तो उस पदार्थ को हम द्वि अपवर्तक पदार्थ कहते हैं और इस घटना को हम लोग द्वि अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग लिखेंगे कि दो अपवर्तित किरणों में वो टूट जाता है, अपवर्तन होता है ना। तो एक किरण को साधारण किरण, अंग्रेजी में ऑर्डिनरी रे कहते हैं, और दूसरी रे जो होती है वो असाधारण रे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, यानी ई किरण कहते हैं उसको। ई रे या ओ रे, ऑर्डिनरी रे या ई रे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो ऑर्डिनरी रे होती है वो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है और उस पदार्थ के अंदर सभी दिशाओं में उसकी जो चाल होती है वो समान होती है और उस किरण के लिए उस पदार्थ का जो कैल्साइड या नुकोल प्रिज्म होता है, चारों ओर उस किरण के लिए उसका अपवर्तनांक समान होता है।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में दूसरा हो जाए, एक डायरेक्शन में दूसरा हो जाए। ऐसा नहीं कि उसकी जो चाल है एक डायरेक्शन में दूसरी, एक डायरेक्शन में दूसरी, ऐसा नहीं होता। हर डायरेक्शन में उसकी स्पीड एक समान, और उस किरण के लिए उस पदार्थ का हर डायरेक्शन में अपवर्तनांक एक समान होता है। दूसरी एक जो किरण होती है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो चाल होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, इसलिए उसका जो अपवर्तनांक भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, और वो अपवर्तन के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है वो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। और जब उसमें वो जाती है तो अपवर्तित किरणों में टूट जाती है, तो एक को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रे यानी साधारण किरण, और एक को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण किरण। क्रमशः उसको ओ रे और ई रे कहा जाता है, वो किरण या ई किरण कहा जाता है। तो इसमें जो कंपन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी प्रकाश वेक्टर के एक तरह से जो कंपन होते हैं, वो जो साधारण किरण का होता है उसे हम वो उसका कंपन जो होता है कागज तल के लंबवत होता है। कागज तल के क्या होता है, लंबवत होता है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है रे होती है, अभी हम फिगर उगर बनाएंगे तो उसका जो कंपन जो होता है वो कागज तल के समांतर होता और उसका उसके लंबवत। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी रे और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो होती हैं वो परस्पर लंबवत तलों में या लंबवत डायरेक्शन में समतल ध्रुवित होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में समतल ध्रुवित होती हैं। और एक चीज और है कि जो क्रिस्टल के अगर किसी पॉइंट को देखा जाए, पॉइंट सोर्स अगर उसके अंदर के देखा जाए, किसी बिंदु से उत्सर्जित हो रहा है प्रकाश, मतलब वो किरण बाहर आ रही है, तो उसका जो तरंगाग्र बनता है वो सर्किल बनता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो बनता है वो इलिप्स बनता है, मतलब दीर्घवृत्त बनता है। क्या बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। कहने का मतलब है कि जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इस पे जो ऑर्डिनरी होता है रे, किसी कोई पॉइंट सोर्स अगर इसके अंदर है, इस क्रिस्टल के अंदर है, तो जब यहाँ से बाहर आता है तो जो ऑर्डिनरी रेज होती हैं उसका जो वेव फ्रंट होता है वो एक सर्किल का मतलब होता है, गोला होता है, एक सर्किल होती है ये वेव फ्रंट। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का वेव फ्रंट होता है वो एक दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है, एक दीर्घवृत्त होता है एक तरह से। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। तो ये इस तरह से होता है, सॉरी ये जो है इस तरह से। तो इसमें एक चीज ऐसी डायरेक्शन होती है कि एक डायरेक्शन ऐसी होती है जहां पे दोनों मैच करते हैं, दीर्घवृत्त और सर्किल जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं। तो उस डायरेक्शन में जो है, जैसे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं मीट कर रहे, तो इस डायरेक्शन में अपवर्तन की जो घटना होती है वो बहुत कम होती है। और इसके लंबवत डायरेक्शन में जैसे इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ज्यादा अपवर्तन की घटना इसके लंबवत डायरेक्शन में होने का चांस होता है, ठीक है। लंबवत डायरेक्शन में ये घटना होने का चांस होता है, ठीक है। और जहां पे ऑर्डिनरी रे का तरंगाग्र
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरंगार एक दूसरे को काटते हैं जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन जो होती है इसकी प्रकाशिक अक्ष कहलाती है। जैसे इस डायरेक्शन में काट रहे हैं ना, तो ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है ना, ऑप्टिकल एक्सिस होती है। और इस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड जो है वो एक जैसी होती है दोनों के लिए, और इस डायरेक्शन में जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है दोनों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना। अभी हम कैल्साइट क्रिस्टल बनाएंगे और उस पर उसको गिराएंगे। तो निकोल प्रिज्म है, कैल्साइट क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्म क्या होता है वो भी है। उसमें देखेंगे कि दोनों दो टुकड़े में बढ़ जाती हैं, तो किसी विधि से अगर एक को रोक दिया जाए तो दूसरा वाला जो है बाहर निकलता है, समतल ध्रुवित होता है। तो उस चीज़ के बारे में अभी हम, हालांकि सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है उस चीज़ के बारे में, अभी हम खुद ही जानकारी उसके बारे में देंगे शॉर्टकट में। ठीक है ना, शॉर्टकट में हम अभी उसको बताते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लिया जाए, द्विअपवर्तन के बारे में। ठीक, तो द्विअपवर्तन के बारे में लिखते हैं कि कुछ पदार्थ, जैसे तीसरा है ना द्विअपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा तो कुछ पदार्थ हैं जैसे कैल्साइट, निकोल प्रिज्म। कुछ पदार्थ जैसे कैल्साइट, निकोल प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहता है प्रिज्म। ठीक है ना। टूरमैलाइन क्रिस्टल भी है, तो खास करके क्वार्ट्स होता है। अपने ऊपर आपतित प्रकाश को क्या कहते हैं, अपने ऊपर आपतित प्रकाश को ये दो भागों में बांट देते हैं। अपवर्तन के बाद दो भागों में विभक्त कर देते हैं। अपने ऊपर आपतित प्रकाश को अपवर्तन के बाद दो भागों में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ को द्विअपवर्तक पदार्थ कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, को द्विअपवर्तक पदार्थ तथा इस क्रिया को द्विअपवर्तन कहते हैं। द्विअपवर्तन कहते हैं ऐसे पदार्थ को द्विअपवर्तक पदार्थ तथा इस क्रिया को द्विअपवर्तन कहते हैं। तो इसमें एक भाग जो होता है जो अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण किरण, या उसको हम ऑर्डिनरी रेस कहते हैं, या ओ रे कहते हैं, है ना। ओ रे अभी हमने बताया था। तो इसमें एक भाग, इसमें जो एक भाग होता है, इसमें एक भाग जो अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, जो अपवर्तन के नियमों का पालन करता है, इसमें एक भाग जो अपवर्तन के नियमों का क्या करता है, पालन करता है ना। उसे साधारण प्रकाश कहते हैं, उसे साधारण प्रकाश या साधारण किरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ओ रे बोला जाता है,
या ओ किरण द ऑर्डिनरी रे कहा जाता है, साधारण प्रकाश, है ना। रे मतलब किरण, या ओ किरण कहा जाता है। रे की जगह किरण भी लिख सकते हैं, ओ किरण, है ना, जो अपवर्तन के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। तथा दूसरा भाग जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, तथा दूसरा भाग जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे असाधारण प्रकाश मतलब ई रे कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो उसे असाधारण प्रकाश कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और दोनों ही प्रकाश समतल ध्रुवित होते हैं, दोनों ही प्रकाश समतल ध्रुवित होते हैं। कहने का मतलब दोनों ही प्रकाश क्या होते हैं, समतल ध्रुवित होते हैं, दोनों ही प्रकाश समतल ध्रुवित होते हैं। ठीक है ना। और जो ऑर्डिनरी रेज होती है, इसकी जो लाइट होती है निकोल पीस के अंदर एनी डायरेक्शन में सेम होती है, उस रेज के लिए उसके अपवर्तनांक हर डायरेक्शन में सेम होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है, उसकी जो स्पीड होती है हर डायरेक्शन में वो अलग अलग होती है। और कहने का मतलब है कि उसका जो अपवर्तनांक उस रेज के लिए उस निकोल प्रिज्म का अलग अलग होता है। ठीक है ना। किसी पॉइंट सोर्स है उस पदार्थ के अंदर की बात करें तो वहां से जो लाइट इमिट होती है एक तरह से, तो उसका जो वेव फ्रंट होता है दो रेज में पड़ जाता है इस लाइट के अंदर। ये पदार्थ का गुण होता है कि दो भागों में बांट देता है। तो एक का बनता है जो वेव फ्रंट वो सर्किल टाइप का होता है, स्फेयर इस सर्किल होता है, और एक का दीर्घवृत्त होता है ना। तो एक डायरेक्शन ऐसी होती है दोनों जहां पे मैच करते हैं, तो वो डायरेक्शन उसकी ऑप्टिक एक्सिस प्रकाशिक अक्ष होती है जिसके दिशा में अपवर्तन घटना नहीं होती है। और एक डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, उसमें जो है दोनों मैच नहीं करते और उनके में और उसके वेव फ्रंट में ज़्यादा काफ़ी अंतर होता है, यानी उस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो जब स्पीड अलग अलग होती है तो ये अपवर्तन की घटना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है, जबकि वो चीज़ हमें बताना नहीं है। हाँ, एक चीज़ बताना है कि अभी हम फिगर बनाएंगे कि साधारण, हमने बताया अभी था कि साधारण प्रकाश का कंपन, साधारण प्रकाश का कंपन जो होता है वो कागज तल के लंबवत होता है, कागज तल के लंबवत होता है। जबकि असाधारण प्रकाश का कंपन जो है वो कागज तल के समांतर होता है। अभी बताएंगे फिगर बना के। ठीक है, कागज तल के क्या होता है, समांतर होता है। हाँ, अगर इस दोनों रे में से, हालांकि निकोल प्रिज्म में ये घटना की जाती है, उसे विकर्ण से दो भागों में, हालांकि हम उसको दिखाएंगे नहीं, ये बता देंगे कि जो निकोल प्रिज्म होता है कुछ ऐसा होता है, इस तरह का समांतर चतुर्भुज की तरह से होता है एक तरह से। तो उसके एक विकर्ण से उसको काट दिया जाता है और काट करके उसे कनाडा बॉल्जम कहते हैं, एक टाइप की सीमेंट होती है, उसको उससे फिर जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे काट के इसे फिर इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया।
ठीक है ना। फिर यहां से होता क्या कि व्हाइट प्रकाश डालते हैं, मतलब असाधारण प्रकाश। तो इस क्रिस्टल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसको दो भागों में तोड़ देता है। एक भाग जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका कंपन कुछ ऐसा होता है, हालांकि अभी वो फिगर बनाएंगे, और एक का होता है डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट होता है, इससे अभी वो विधि लिखवाएंगे, फिगर नहीं बनाना है उसमें। तो जो सीमेंट होते, कनाडा बाल्जम जिसको कहते हैं, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, और ऑर्डिनरी रे का अपवर्तनांक इस क्रिस्टल के लिए ज्यादा होता है। और ऑलरेडी इसका क्या होता है, इससे कम होता है। ऑलरेडी जो असाधारण प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक इस कनाडा बाल्जम के अपवर्तनांक से भी कम होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका मीडियम, ये ज्यादा अपवर्तनांक है, ये डेंसर मीडियम हुआ, और इसका अपवर्तनांक कम है तो वो रेयर मीडियम, मतलब विरल माध्यम। तो ये सघन से जब विरल में जाता है तो इसे आपतित ही ऐसे एंगल पे कराया जाता है कि यहाँ पे जब इससे टकराता है तो इसका जो आपतन कोण होता है इसके क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये हाँ, एक चीज है कि इसमें नीचे काली पॉलिश लगी होती है, काली निकोल प्रिज्म की, यहाँ पे काली पॉलिश होती है। ठीक है ना। तो अपवर्तनांक चूंकि इसका ज्यादा, इसका कम है, तो ये सघन हुआ, ये विरल। तो रेस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल में जाना चाहिए। तो ऐसे एंगल पे गिराते हैं कि इसका जो आपतन कोण होता है वो इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे आते ही इसको, ये यहाँ ब्लैक होता है, इसको अवशोषित कर लेता है। अब चूंकि इसका अपवर्तनांक कम है, ये विरल है, तो विरल से सघन में जाती है, तो ये इसके अपवर्तित होते क्या होते हैं, बाहर निकल जाती है कुछ एंगल पे डाउन होते हुए। तो इसीलिए जो बाहर निकलने वाला प्रकाश केवल प्योर समतल ध्रुवित होता है, उसमें दोनों रे नहीं होती है। तो ये काम किया जाता है। ठीक है ना। तो यह निकोल प्रिज्म होता है, इसके बीकर्ण से दो भाग काट करके फिर उसे सीमेंट से जोड़ दिया जाता है, जिसको कनाडा बाल्जम कहा जाता है। तो आप तो वही चीज है, उसमें यह लिखा है, इसका जिक्र नहीं करना है हमको, कि यदि साधारण प्रकाश को, जिसका डॉट क्या है, कागज तल के लंबवत है, यदि साधारण प्रकाश को, है ना, का एक तरह से साधारण प्रकाश का किसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा दिया जाए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि का उपयोग करके, यानी कि यदि साधारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि का उपयोग करके पहले ही माध्यम में परावर्तित करा दिया जाए, परावर्तित कर दिया जाए, पहले ही माध्यम में परावर्तित कर दिया जाए या करा दिया जाए, तो क्या होगा, तो केवल असाधारण प्रकाश ही निर्गत होगा ना। तो केवल साधारण प्रकाश का ही निर्गत होगा और समतल ध्रुवित होगा, समतल ध्रुवित होगा। ठीक है ना। ये है, तो ये बातें हैं, इसको जो है हम मिटा देते हैं, इस फिगर को बना देते हैं फिर से। इस बात का स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए।
तो ये बनाया ऐसा जाता है कि ये एंगल 71 डिग्री होता है और ये 109 होता है ना। और इस पे इसको ऐसे मान लीजिए ये साधारण प्रकाश है जिसको इस पे आपतित कराया जाता है किसी निश्चित आपतन कोण पे, ऐसे आप ठीक। ये जान रहे हैं कि यहाँ पे डॉट और क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है, ये असाधारण प्रकाश, ठीक है ना। 4 भी कर सकते हैं यहाँ पे कोई बात। अब इसमें आते ही ये 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, अगर ऐसे निकोल प्रिज्म है साधारण तो ये डॉट डॉट होता है इसमें, और इसमें जो होता है इस तरह से निर्गत होते हैं, समतल ध्रुवित होते। इसे ई रे कहा जाता है और इसे ओ रे कहा जाता है ना। और ये क्या है, निकोल प्रिज्म। अब इसको एक, अगर इसमें केवल एक रे जरूरत है बाहर आने की तो इसके विकर्ण से इसको काट करके फिर से इसको सीमेंट से जोड़ दिया जाता है, कनाडा बालजम जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। और उसका अपवर्तनांक इसके अपवर्तनांक, इस रेस के अपवर्तनांक का जो होगा से कम होता है, लेकिन इसका उस सीमेंट से भी कम होता है। तो ऐसे एंगल पर इसको आपतित कराएंगे कि ये जो अंदर आएगी तो इसका उसका परावर्तन कोण जो होगा, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा और वो उसी मीडियम में पूरा परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ नीचे जो है ये ब्लैक पॉलिश कर दी जाती है उसके, है ना। ब्लैक क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। तो उसको भी बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैक पॉलिश होती है नीचे, इसको अवशोषित करने के लिए काला पेंट रहता है। तो यही रे जो है केवल बाहर आती है और वो ये क्या होती है, वो रे अवशोषित हो जाती है इसमें, ठीक है ना। इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका ज्यादा होता है, और इसका इससे भी कम होता है, इसीलिए इसके लिए सघन होता है। विरल से सघन में जाती है तो पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होता, ये सघन से विरल में जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों फिगर आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, डायक्रोइज्म किसको कहते हैं। चौथा विधि है ना, द्विवर्णता द्वारा बाय डायक्रोइज्म। कुछ पदार्थ होते हैं
जिसको हम लोग द्विवर्णक पदार्थ कहते हैं, द्विवर्णक पदार्थ कहते हैं, जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल है। जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल क्या होता है ना, ये द्विवर्णक पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या होती है इस पदार्थ की, कि जब इसमें लाइट को गिराया जाता है, इसके ऊपर कहने का मतलब असाधारण प्रकाश को गिराया जाता है, जिसमें दोनों कंपन होते हैं दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और एक डायरेक्शन में तो लाइट चलती है, वेव चलती है। तो इस पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये यानी जैसे अंदर आता है ये द्विपरिवर्तक तो होता है, नहीं सॉरी द्विपरिवर्तक नहीं, तो इसमें दो तरह के कंपन होते हैं, एक कागज तल के लंबवत और एक होता है कागज तल के समांतर। तो जो कागज तल के लंबवत वाला कंपन होता है उसे ये अवशोषित कर लेता है, दृढ़ता से अवशोषित कर लेता है, और जो समांतर होता है कागज तल के उसे ही बाहर जाने देता, और वो होता है इसकी एक्सिस, जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होता है, इसीलिए वो उसको बाहर कर देता है, ठीक है ना। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो इसकी संचरण अक्ष की दिशा में कंपन होते हैं उसे तो ये जाने देता है, और जो इसके संचरण अक्ष के लंबवत होते हैं उसे अवशोषित कर लेता है। उसे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। टूरमेलिन क्रिस्टल कैसा हूँ बना सकते हो, उसमें आप एक बॉक्स की तरह से उसका फिगर बना सकते हो, या तो आप हेक्सागोनल की तरह बना सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसमें ये दो भागों में टूटता है, एक ऑर्डिनरी रेज होती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होती है। तो जानते हैं ऑर्डिनरी रेज में जो प्रकाश वेक्टर के कंपन होते हैं वो कागज तल के समांतर होते हैं, और जो ऑर्डिनरी रेज होती है उसको कागज तल के लंबवत होते हैं। तो जो कागज तल के लंबवत होता है वो इसके जो ऑप्टिक एक्सिस होती है, संचरण अक्ष होती है, उसके वो भी परपेंडिकुलर होता है, और जो कागज तल के समांतर होता है वो वही जो अक्ष होती है। कहने का मतलब है कि वही जो है इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होता है, वही बाहर आ जाता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर नहीं आ पाता, धीरे 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 अवशोषित हो जाता है। तो कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी अवशोषकता ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की अलग अलग डायरेक्शनों में भिन्न भिन्न होती है ना। अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। तो उसमें जो ऑर्डिनरी रे अवशोषित हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो ही बाहर आ पाती है, ठीक है। चलिए फिगर बनाएंगे तो और समझ में आएगा। तो कुछ पदार्थों में जब अधूरित प्रकाश की पर कुछ पदार्थ जैसे हम लिखेंगे उसमें टूरमेलिन क्रिस्टल, जैसे कुछ पदार्थ जिसको हम लोग द्विवर्णक पदार्थ भी कहते हैं, कुछ पदार्थ जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, पर अध्रुवित प्रकाश गिराते हैं, डालते हैं, गिराते हैं, आपतित कराते हैं, तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। हालांकि विभक्त हो ही जाती है ना। तो वह दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। वही ना, एक को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रे कहते हैं, एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरणों में विभक्त हो जाती है, ठीक।
दो किरणों समतल ध्रुवित प्रकाश में, मतलब उसमें जो किरणें होती हैं तो उनमें जो कंपन होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए उसको समतल ध्रुवित कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश वो होता है जो तरंग के चलने के अक्ष के लंबवत तल में एक ही डायरेक्शन में केवल कंपन होता है। तो देखिए ऑर्डिनरी रेज में लंबवत एक ही डायरेक्शन में होता है, कागज तल के लंबवत होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कागज तल के समांतर होता तो एक ही डायरेक्शन में ना, इसीलिए नाम आया दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती। तो इनमें से एक किरण के, इनमें से एक किरण के कंपन जो होता है प्रकाशिक अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। एक किरण के कंपन कौन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसके प्रकाशिक अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है, तथा दूसरी किरण के दूसरी किरण का कंपन जो है, कंपन समझ रहे हैं किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन होते हैं। दूसरी किरण के कंपन, प्रकाशिक अक्ष के किरण का कंपन, दूसरी किरण में कौन आएगा, ओ रे आएगा, ऑर्डिनरी रे का कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होता है, तो यही बाहर नहीं निकल पाता, यही अवशोषित हो जाता है ना, जो लंबवत होता है वही अवशोषित। तो इनमें से प्रकाशिक अक्ष के लंबवत प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती, अवशोषित हो जाती, और जबकि प्रकाशिक अक्ष के समांतर कंपन वाली किरण निर्गत होती है ना, जबकि प्रकाशिक अक्ष के समांतर प्रकाश किरण निर्गत होती है और वो समतल ध्रुवित होती है। जो समतल क्या होती है, ध्रुवित होती है, ठीक है ना, समतल ध्रुवित। तो कहने का मतलब है कि वो टूरमैलीन क्रिस्टल मान लीजिए ऐसा है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष होती है, ये वाली है ना, ये प्रकाशिक अक्ष, और यहाँ पे लाइट को गिराया गया। तो देखिए लाइट का एक कंपन इस डायरेक्शन में होता है और एक इसके लंबवत, ये लंबवत वाली जो होती है ना, ये ऑर्डिनरी रे होती है एक्स्ट्रा। जब इस पे आपतित होती हैं, इसमें जो इसके लंबवत वाली होती हैं वो तो अवशोषित होकर खत्म हो जाती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, अवशोषित होकर के खत्म हो जाती हैं। बाहर कौन आती हैं, यही वाली आती हैं, ये समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या है, प्रकाशिक अक्ष, ये समतल ध्रुवित प्रकाश। ये टूरमैलीन क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम जल्दी से पोलराइड पे आने वाले हैं, चलिए।
तो ये लंबवत वाले को सोख लेगा, यहाँ पे जाएगा, दो भागों में बढ़ता है, ये ऑर्डिनरी रेस का हो जाता है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। तो ऑर्डिनरी रेस के लंबवत पड़ती है कंपन, उसको सोख लेता है और बाकी को बाहर जाने देता है, जो इसके अक्ष के पैरेलल होती है वही क्रॉस कर पाते हैं। ठीक। एक जो भी है, इसके बाद चौथा पांचवा जो भी है, जो भी रहा होता प्रकीर्णन द्वारा है। प्रकीर्णन द्वारा बाय स्कैटरिंग। तो जानते हैं प्रकीर्णन की घटना क्या होती है। प्रकीर्णन की घटना होती है कि जब लाइट, प्रकाश मीडियम के पार्टिकल पर पड़ता है जिसकी साइज प्रकाश की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो या छोटी हो, तो वो लाइट को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उसे इमिट करते हैं। जब इमिट करते हैं तो उसको चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो सारे कलर को चारों दिशाओं में नहीं फैला पाते हैं। वो कलर में लाल का कलर जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है वो कम फैल पाता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है वो ज्यादा फैल जाता है, मतलब आकाश में चले जाते हैं, इधर उधर हट जाते हैं, माने बिखर जाते हैं। तो वेवलेंथ जिसकी कम वो कम प्रकटित होता है, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा वो ज्यादा प्रकटित होता है, अरे सॉरी कम प्रकटित होता है, और वेवलेंथ जिसकी कम वो ज्यादा प्रकटित होता है। इसमें बैगनी और नीले रंग की वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन की मात्रा ज्यादा होती है, और लाल रंग की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है ना। वो रास्ता तो ये देखा गया एक तरह से एक्सपेरिमेंटली बात करें कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी अणु या परमाणु को मीडियम के ऊपर गिराया जाता है तो उस परमाणु पे गिरने के ठीक उसके लंबवत डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में तो गिराया जाता है, दो डायरेक्शन और बचती हैं। जैसे हमने कहा कि हम x डायरेक्शन में गिराते हैं तो दो डायरेक्शन और बची ना, एक y और एक z। तो जब गिराया जाता है तो उसके लंबवत डायरेक्शन में प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी y और z डायरेक्शन में, है ना। तो एक डायरेक्शन में ऑर्डिनरी रे जाती है और एक डायरेक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जाती है। कहने का मतलब है कि दोनों ठीक उसके लंबवत डायरेक्शन में प्रकाश समतल ध्रुवित होते हैं, और जो उससे ट्रांसमिट होते हैं, निर्गत होते हैं, वो अध्रुवित रहते हैं। वो क्या होते हैं, अध्रुवित रहते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, अणु या परमाणु की बात करें, जैसे यहाँ पे लाइट पे ये दोनों प्रकाश है, ये अध्रुवित प्रकाश है। यहाँ डॉट दिखा देंगे तो क्या हो जाए, अध्रुवित। जैसे जब इस पे गिराते हैं तो एक डायरेक्शन इधर होती है और एक डायरेक्शन इसके लंबवत इधर होती है। तो लंबवत डायरेक्शन में प्रकाश क्या हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो, और इसके ट्रांसमिशन वाले में अध्रुवित रहते हैं। ऐसा बहुत सारा रहा होगा, हमने केवल 3 दिखाया है ना। ये मॉलिक्यूल है। तो वही चीज है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी अणु या परमाणु पर आपतित होता है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी अणु या परमाणु पर, जब अध्रुवित प्रकाश किसी अणु या परमाणु पर आपतित होता है तो आपतन के लंबवत दिशाओं में, तो आपतन के लंबवत दिशा में
प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है तथा निर्गत प्रकाश उसी डायरेक्शन में, निर्गत प्रकाश जो निकल जाता बाहर, अध्रुवित होता है। तो ये इसके डायरेक्शन के लंबवत दिशा में, सॉरी ये इसमें तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने पढ़ेंगे जिसको पोलराइड कहते हैं। पोलेराइड क्या कहते हैं? पोलेराइड कहते हैं। और इसी में हम लोग मेलस का लॉ भी पढ़ेंगे, मेलस का नियम भी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलेराइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोलेराइड। चलिए, पोलराइड दिया, बाइपोलराइड। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पोलराइड द्वारा। पोलराइड है ना, पोलराइड द्वारा है ना, बाई पोलराइड, बाई पोलराइड। ठीक है ना। तो पोलराइड क्या है? मतलब है ये एक तरह से क्रिस्टलों का एक अरेंजमेंट है। क्रिस्टलों का क्या है? एक अरेंजमेंट है। इसको बनाने का जो हक है, मतलब श्रेय जो जाता है, वो एक वैज्ञानिक थे, हरपीथ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरपीथ। 1852 की बात, हरपीथ। इन्होंने कुछ एक कार्बनिक यौगिक था आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन। आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन, ये कार्बनिक रस पदार्थ था। ठीक है ना, आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन। ठीक है ना। तो 1852 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हरपीथ। इसको और एक नाम से जाने जाए, इसको हम पोलराइड को हम कहते हैं आयोडोसल्फेट कुनैन, या इसी को हरपेथाइट कहा जाता है। हरपेथाइट, पोलराइड का भी नाम इसी के नाम पे हरपेथाइट कहा जाता है। तो इन्होंने इस पदार्थ के छोटे छोटे कृत्रिम क्रिस्टल बनाए। छोटे छोटे क्या बनाए? कृत्रिम क्रिस्टल उत्पन्न किए थे। और इन्हीं के आविष्कार के नाम पर इस क्रिस्टल को क्या कर दिया गया? कह दिया गया हरपेथाइट। हरपेथाइट कहा जाए। कृत्रिम क्रिस्टल जो बनाए उसी को हम लोग इसके आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन कार्बनिक पदार्थ है, इनके छोटे छोटे उन्होंने क्रिस्टल बनाया, जिसको हमने इनके नाम पर रख दिया, आविष्कारक के नाम पे। उसको हम कह दिए हरपेथाइट। क्या नाम रख दिया? हरपेथाइट। अब क्या करते हैं कि सभी क्रिस्टलों को अरेंजमेंट करते हैं, है ना। और इस क्रिस्टलों में उच्च कोटि की द्विअणकता होती है। द्विअणकता मतलब कि उसमें द्विअणकता का मतलब ये होता है कि किसी एक प्रकाश को अवशोषित कर लेना। कहने का मतलब है कि जैसे ही लाइट उस पर गिरती है, दो पार्ट में आती है, एक ऑर्डिनरी रे बनती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। तो जाहिर सी बात है कि इस एक का जो कंपन होगा लाइट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का या उसी प्रकाश वेक्टर का, एक दूसरे के लंबवत होगा। एक कागज तल के पैरेलल होगा और एक कागज तल के लंबवत होगा। तो जाहिर सी बात है कि आयोडोसल्फेट को अरेंजमेंट करके एक फिल्म बनाई जाती है जिसको पोलराइड कहा जाता है।
और उस सारे क्रिस्टल ऐसे अरेंजमेंट की जाते हैं कि सबकी एक्सिस जो होती है वो सारी एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और मतलब वो सारे क्रिस्टल को जिस पे रखा जाता है उसको हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज कहा जाता है। एक पतली चादर होती है, ये भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। और उसको क्या करते हैं, क्रिस्टल को सजा करके उसके चादर से, और उसको जो है मतलब एक राउंड सी चादर इस साइड लेते हैं, राउंड सी साइड लेते हैं, और उसमें क्रिस्टलों को रख करके उसे जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, चिपका देते हैं, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, उसको चिपका देते हैं। इस तरह से रखते हैं कि सारे क्रिस्टल के एक्सिस पैरेलल हो, ठीक है ना। और को एक चादर लेते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज, एक फिल्म, अरे वो पतली चादर लेते हैं, पदार्थ है, उस पे सारे क्रिस्टल को रख करके एक तरफ और दूसरी तरफ उसी की चादर से उसको चिपका दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन जाता है पोलेराइट, या जिसको हम पोलराइट कहें या हर्पेथाइट कहें। आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन का बनता है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, सबको अरेंजमेंट करके ऐसे रखा जाता है कि सारी क्रिस्टलों के जो एक्सिस हैं पैरेलल हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। और उन्हें क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज एक पदार्थ होता है, उसके पतली चादर पे उसको रख करके दोनों तरफ से उसको जोड़ दिया जाए, चिपका दिया जाता, ताकि एक दूसरे से वो डिस्टर्ब ना हो, एक साथ बधी रहे। और सारे सबकी जो क्रिस्टल जितने हैं वो सबका जो है एक्सिस एक टाइप का हो, ठीक है ना, मतलब पैरेलल हो, ये कहने का मतलब है, ठीक। तो ये इसकी खोज, पोलराइट की खोज किसने किया था, हर्पेथ नाम का वैज्ञानिक। कब बनाया था, लगभग 1852 में, ठीक है। तो किस पदार्थ से बनाया था, सूक्ष्म क्रिस्टल और छोटे छोटे कृत्रिम क्रिस्टल, आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन नामक पदार्थ से बनाया था। छोटे छोटे क्रिस्टल, कई क्रिस्टलों को आपस में एक अरेंजमेंट करके, ताकि सबकी एक्सिस एक हो, है ना। जैसे कि ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ऐसे तो सबकी एक्सिस ऐसे हो, ऐसा नहीं कि एक की इधर हो एक की इधर, क्रॉस नहीं हो। और उसको जो है नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली चादर पे राउंड लेकर काट करके उस पे ऐसे रख करके ऊपर भी नाइट्रोसेल्यूलोज की चादर से प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसे नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर से, या कांच की प्लेट होती है, कांच की दो पारदर्शी प्लेट लेकर के उससे दोनों को चिपका दो, दोनों बात है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, आता भी है। और ये हम चीज़ नहीं लिखेंगे कि हर्पेथाइट किसके नाम पे पड़ा था, इसकी खोज किसने की थी, किसका बना हुआ है। तो आप ये इसको परीक्षा में लिखें या ना लिखें, आप साइड में नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। तो जो पोलराइड होता है वो द्विवर्णकता के सिद्धांत पे आधारित होता है। द्विवर्णक पदार्थ क्या होते हैं, वो लाइट के एक अंश को सोख लेते हैं और एक अंश को बाहर जाने देते हैं, ठीक है ना। तो उसे द्विवर्णक पदार्थ कहते हैं। जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल का नाम था, तो ये पोलराइड भी उसी टाइप का है। तो पोलराइड लिख लें, पोलराइड जो है क्या कहते हैं, पोलराइड द्विवर्णकता के सिद्धांत, पोलराइड द्विवर्णकता के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, के सिद्धांत पर आधारित क्या है, उपकरण। पोलराइड द्विवर्णकता के सिद्धांत पर आधारित क्या होता है, उपकरण होता है। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर पर इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज
सेल्यूलोज के पतली चादर पर देखिए क्रिस्टल किसके रखे जाते हैं, पोलराइड इसके आयोडोसल्फेट ऑफ कुनैन है ना, हार्पेथाइट क्रिस्टल, इसी को हार्पेथाइट भी कहा जाता है उसी आविष्कारक के नाम पर। चादर पर हार्पेथाइट, जिसको आप क्या कहेंगे, आयोडो सल्फेट ऑफ कुनैन भी कहते हैं। हार्पेथाइट क्रिस्टल इस प्रकार रखे जाते हैं, हार्पेथाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल, थाइट के छोटे छोटे क्रिस्टल इस प्रकार रखे जाते हैं, इस प्रकार रखे जाते हैं कि इनके प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहें, कि इनके प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहें, क्या रहे, इनके प्रकाशिक अक्ष क्या रहे, परस्पर समांतर रहें। अब इस चादर के ऊपर भी एक कांच का समतल प्लेट ले लिया जाता है, इस चादर नहीं भी लेंगे उसको भी जोड़ सकते हैं। तो इस चादर को कांच की, ये भी कह सकते हैं कि इस चादर को कांच की दो समतल, राउंड बनाना है तो समतल भी रहेंगे, राउंड समतल प्लेटों के बीच रखकर, प्लेटों के बीच रखकर आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्लास्टर आप पेरिस से जोड़ देते हैं, है ना, पीओपी जिसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का उपकरण पोलराइड कहलाता है, इस प्रकार का उपकरण पोलराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं पोलराइड को, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा दें। इस प्रकार का उपकरण क्या कहलाता है, पोलराइड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का उपकरण पोलराइड कहलाता है। चलिए तो इस प्रकार का उपकरण पोलराइड कहलाता है, ठीक है। अब हम पोलराइड को जैसे बनाते हैं, किताबों में बनाया है, बना सकते हैं आप। इसे राउंड बना सकते हैं चलनी की तरह, ठीक है। और इसकी प्रकाशिक अक्ष को सब पैरेलल बना दीजिए, जैसे से पूरी तरह से राउंड रहे। किताब में बनाया होगा, आप लोग बना सकते हैं।
सभी प्रकाशी अक्ष की क्या होगी, समांतर। इसी तरह ठीक। अब जैसे कोई लाइट अध्रुवित प्रकाश यहाँ पे मान लीजिए गिरा दिया गया, अध्रुवित प्रकाश मतलब है कि जितने तीर हो उतने डॉट। तो अगर इसमें एक भी डॉट कम हो जाएगा तो इसे हम लोग आंशिक समतल ध्रुवित कहेंगे। एक डॉट अगर कम हो गया, अगर बराबर बराबर है तो ये पूरी तरह अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को ही साधारण प्रकाश कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां से रे बाहर आई तो वो कंपन जो इसके अक्ष के लंबवत होते हैं वो इसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और वो जो इसके अक्ष के समांतर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश, तल ध्रुवित प्रकाश। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग तो बहुत है। इसको हम दो तरह से, इसको हम ध्रुवक और विश्लेषक की तरह यूज करेंगे, ध्रुवक और विश्लेषक की तरह यूज करेंगे ना। हालांकि उपयोग तो इसके बहुत हैं, ध्रुवक और विश्लेषक, ध्रुवक विश्लेषक जिसको हम पोलराइजर और एनालाइजर की तरह यूज करते हैं, है ना। उपयोग भी बहुत सारे इनके हैं। तो उपयोग जो है, जो इसका फिगर बना लीजिए, हम जैसे लिखते हैं कि पोलराइड के उपयोग, दो प्रमुख उपयोग हम लिखेंगे, बाकी नहीं। तो पोलराइड के उपयोग, हालांकि हमें एक ला बताना है जो मेलस का ला होता है। पोलराइड या टूरमेलिन क्रिस्टल और किसी भी क्रिस्टल इसी पे आधारित है ना। किसी पोलराइड से अगर कोई लाइट गिराया जाए तो थोड़ा सा हम मेलस के ला को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बाद तभी उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो अच्छे से लगेंगे। हमने ब्रूस्टर नियम बता ही दिया है, उस पर जो आधारित सवाल लगाएंगे। तो पोलराइड के दो प्रमुख उपयोग हम लिखेंगे, पोलराइड के उपयोग, है ना। तो इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ध्रुवक की तरह से और विश्लेषक की तरह, पोलराइजर और एनालाइजर। तो वही समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, जैसे पहला है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना, तो इसको हम एक तरह से ध्रुवक कह सकते हैं, ध्रुवक। और एक ही दोनों काम करता है, एक ही पोलराइड दोनों काम करता है, ध्रुवक का भी और विश्लेषक का भी काम करेगा। इसके लिए हमें दो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इस समय ये क्या काम कर रहा है, इस समय ये काम कर रहा है ध्रुवक का, उसने उस प्रकाश को समतल ध्रुवित कर दिया, यानी कंपन को ओनली वन डायरेक्शन में कर दिया, प्रकाश के कंपन को, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखना है कि आपतित अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में, आपतित अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में पोलराइड रखने पर, प्रकाश के मार्ग में पोलराइड रखने पर, जब इसके मार्ग में पोलराइड रखेंगे तो क्या होगा, जो कंपन इसके अक्ष के पैरेलल होंगे वो बाहर हो जाएंगे, जो लंबवत होंगे वो अवशोषित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के केवल वही कंपन पोलराइड से निर्गत होंगे, प्रकाश के केवल वे ही कंपन निर्गत होंगे जो पोलराइड के अक्ष के समांतर होंगे, जो
पोलराइड के अक्ष के प्रकाशिक अक्ष कह सकते हैं, पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे। और कौन अवशोषित हो जाएंगे? जो इसके शेष रूप दिए जाएंगे, इसके लंबवत वाले अवशोषित हो जाएंगे। पोलराइड का काम है, ठीक है ना। तथा इसके लंबवत कंपन जो है पोलराइड द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, पोलराइड द्वारा अवशोषित हो जाएंगे या रोक दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा? इस प्रकार पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इस प्रकार यही वाला फिगर देखिए, इस प्रकार पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है ना। समतल ध्रुवित होता है, ठीक। इसके फिगर में यही फिगर बना सकते हैं आप। अब है अध्रुवित ध्रुवित प्रकाश पहचान करना, मतलब है उसको विश्लेषक की तरह से, है। एक ही पोलराइड दोनों का काम करता है, ठीक है। एक ही प्रकाश क्या करता है? दोनों का काम करता है, ठीक है। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा वाला लिख दें। ठीक, चलिए अब दूसरा है ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की पहचान करना, यानी विश्लेषक की तरह। दूसरा है ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश की पहचान करना, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषक की तरह काम करेगा, एनालाइजर, विश्लेषक। क्योंकि हमारी आंखें तो देख पाती नहीं है कि प्रकाश ध्रुवित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम इससे विश्लेषक करते हैं, माने निकलने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी को मापते हैं, है ना। कि अब विश्लेषक जो दूसरा पोलराइड है, यानी विश्लेषक का काम होता है कि अगर इस पे हम प्रकाश को गिराते हैं, गिराने पर उसे एक पूर्ण चक्कर घुमाते हैं, ठीक है ना, और सामने से उसकी इंटेंसिटी देखते हैं। अगर एक पूरा चक्कर घुमाने पर उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, पोलराइड से निर्गत प्रकाश को पर्दे पे प्राप्त करते हैं, यानी वही उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं। तो अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहा जाता है कि सामने वाला प्रकाश अभी ध्रुवित नहीं हुआ है, अभी क्या है? अध्रुवित है। पहचान करना है। क्यों अध्रुवित है? क्योंकि कंपन तो सभी दिशाओं में हो रहे हैं लाइट के, हमने उसको कंफाइन कर दिया था एक्स वाई डायरेक्शन में, केवल 2 डायरेक्शन में, लेकिन होते हैं, या तो आप उस तरह दिखाओ, तो कोई ना कोई, जब हम उसको घुमाते हैं तो कोई ना कोई कंपन उस पोलराइड के अक्ष के समांतर पड़ता है, इसलिए प्रकाश बाहर निकल जाता, हर बार निकल जाता पूरे एक चक्कर में। तो पर्दे पे लाइट एक जैसी मिलती है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला प्रकाश जो है वो अध्रुवित है, ध्रुवित नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो हुई अध्रुवित प्रकाश की बात। अध्रुवित प्रकाश की इंटेंसिटी में पर्दे पर कोई अंतर, लेकिन अगर हम ध्रुवित प्रकाश को गिराएं, उसमें पहचान करना कि है कि नहीं, तो अध्रुवित प्रकाश गिराएंगे, उसको एक चक्कर घुमाएंगे, पर्दे पर इंटेंसिटी हमेशा बराबर दिखेगी।
जब आप ध्रुवित प्रकाश को गिराएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। कि जैसे आप कहेंगे कि जब कोई लाइट विश्लेषक पे गिराएंगे, यानी कि दूसरे पोलराइड वही विश्लेषक पे गिराएंगे, एक पूरा चक्कर घुमाएंगे और सामने पर्दा रख देंगे, तो अगर पर्दे पे उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता तो जो लाइट गिरी है उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, अध्रुवित प्रकाश। यदि यदि उसको एक पूरे चक्कर में घुमाने पर, पूरा एक चक्कर घुमाने पर अगर इंटेंसिटी दो बार मैक्सिमम हो जाए, दो बार न्यूनतम हो जाए, क्या हो जाए, दो बार अधिकतम हो जाए और दो बार न्यूनतम हो जाए, तब कहेंगे कि जो तुमने प्रकाश गिराया है वो ध्रुवित प्रकाश था। जो हमने प्रकाश गिराया वो क्या है, ध्रुवित प्रकाश था। क्यों? क्योंकि जब उसको हम एक पूरा चक्कर घुमाएंगे तो वो दो बार क्रासित होगा, दो बार उसके अक्ष के पैरेलल होगा, है ना। जैसे एक बार ये है, एक बार उसकी अक्ष ऐसी होगी तो प्रकाश का जो, मान लो ध्रुवित प्रकाश ऐसा है तो वो तो बाहर आ जाएगा। फिर उसको घुमाएंगे, अगर उसको घुमाएंगे, मान लेते हैं कि आधा घुमाए हमने इसको, ऐसे आधा घुमा दिया, ये यहां ये वहां, ऐसे कितना डिग्री घुमाए थे, 90 डिग्री घुमाए ना। हाँ, ये यहां आ गया और ये यहां, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये क्रासित हो गया। यानी कहने का मतलब अब उसकी जो अक्ष हो गई वो इस डायरेक्शन में हो गई, है ना। क्रासित हो गई मतलब ऐसे ऐसे हो गई और कंपन हो रहा है ऐसे ऐसे, तो वो नहीं आ पाएगा। फिर उसको घुमाएंगे तो एक बार फिर ऐसे हो जाएगी, तो 270 पे आ गया, है ना। 270 क्या, 90 90 180 पे आ गया। अरे ये 90 घुमाए फिर 90 घुमाए 180 हो गया, हाँ फिर ये घुमाएंगे 270, तो इससे फिर देखिए इसके पैरेलल हो गया, निकल जाएगी। और जब फिर घुमा दिए तो ये पूरी तरह से फिर ऐसे एक्सिस हो जाएगी, तो ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब दो बार तीव्रता पर्दे पर मैक्सिमम होगी और जब ये एक दूसरे के 90 क्रासित हो जाएंगे तो दो बार जीरो हो जाएगी। तब कहेंगे कि वो जो प्रकाश गिराया गया वो ध्रुवित था, क्योंकि इसमें कंपन एक ही डायरेक्शन में था। जब पोलराइड के अक्ष के समांतर होता था तो प्रकाश चला जाता था, जब लंबवत होता था तो नहीं जाता था। तो एक पूरे चक्कर में दो बार लाइट जीरो हुई तीव्रता, दो बार मैक्सिमम हुई, तो वो अगर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या है कि वो प्रकाश अध्रुवित है, ठीक है ना। तो उसे विश्लेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लेषक कहते हैं। वही पोलराइड वही होता है लेकिन डबल होता है। यानी कि जब किसी पोलराइड पर यानी विश्लेषक पर डबल रखते हैं ना, प्रकाश को आपतित कराया जाता है और पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने पर हम लिखेंगे कि जब किसी विश्लेषक पर, किसी पोलराइड पर प्रकाश आपतित कराकर प्रकाश आपतित कराकर पोलराइड के एक पूर्ण चक्कर घुमाने पर पोलराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाने पर पोलराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाते हैं तथा निर्गत प्रकाश को
पर्दे पर प्राप्त करते हैं। यदि पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो आपतित प्रकाश अध्रुवित होता है तथा यदि पोलेराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाने पर पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाए, यानी शून्य हो जाए। 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम हो तो आपतित प्रकाश, पोलराइड पर आपतित प्रकाश हो तो पोलराइड पर आपतित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, इस तरह से विश्लेषक द्वारा चेक करते हैं, पहचान कर ले जाते हैं। इस प्रकार पोलराइड द्वारा ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की पहचान की जाती है। इस प्रकार पोलराइड द्वारा ध्रुवित व अध्रुवित प्रकाश की पहचान की जाती है। वही कहने का मतलब है कि यदि पोलराइड पर गिराने वाला प्रकाश, ये भी कह सकते हैं कि अगर पोलराइड पर गिरने वाला प्रकाश अध्रुवित होगा और एक पूरा चक्कर घुमाएंगे तो सामने वाले पर्दे पर क्या होगा, तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर गिरने वाला प्रकाश ध्रुवित होगा, अगर गिरने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होगा तो पर्दे पूर्ण चक्कर घुमाने पर पर्दे पर तीव्रता 2 बार न्यूनतम और 2 बार मैक्सिमम होगी। ये भी इस तरह से बोल सकते हैं। जब किसी पोलराइड पर प्रकाश को आपतित कराकर पोलराइड को एक पूर्ण चक्कर घुमाते हैं तथा निर्गत प्रकाश को पर्दे प्राप्त करते हैं, यदि पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो आपतित प्रकाश अध्रुवित होता है, तथा यदि पोलराइड को पूर्ण चक्कर घुमाने पर्दे में प्राप्त प्रकाश तीव्रता 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम हो तो पोलराइड पर आपतित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इस प्रकार पोलराइड द्वारा ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की पहचान की जाती है। तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार पोलराइड पर अध्रुवित प्रकाश गिराइए, एक बार ध्रुवित प्रकाश गिराइए और सामने पर्दा रख करके तीव्रता देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे मेलस का नियम। आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, पोलराइड का उपयोग होता है मोटर कारों के हेडलाइट और इस विंड स्क्रीन में किया जाता है, रेलवे और हवाई जहाज के खिड़कियों में किया जाता है। इसका उपयोग चकाचौंध से बचने के लिए चश्मों में किया जाता है, क्योंकि पोलराइड क्या करता है ना कि प्रकाश के कुछ अंश को सोख लेता है और कुछ अंश को ही जाने देता है, तो अनावश्यक वाले को सोख करके उसको कम कर देगा। तो जैसे कि जो हेडलाइट होती है उसमें और एक जो विंड स्क्रीन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि सामने वाली लाइट का ड्राइवर को उसके रोशनी से प्रभावित ना हो। जो मॉडर्न गाड़ी होती हैं उनके हेडलाइट में भी लगा रहता है और
विंड स्क्रीन में भी लगा रहता है और 45 बाएं साइड 45 डिग्री पे झुका रहता है, तो सामने वाली का भी 45 डिग्री बाएं झुका रहेगा। तो उसकी हेडलाइट का और इसके विंड स्क्रीन का एक दूसरे पर अपोजिट आएंगे तो 45 90 डिग्री हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो उसके हेडलाइट का प्रकाश यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कट जाएगा। लेकिन इस गाड़ी का जो अपनी हेडलाइट का प्रकाश उसके गाड़ी पे जाएगा तो वो उसको गाड़ी सामने से दिख जाती। तो इसी तरह से वायुयान ट्रेन में प्रवेश करने प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करने में किया जाता है और धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में किया जाता है। एक तरह से 3 विमान वाले चित्रों को लेने में किया जाता है, बादलों का पिक्चर लेने में किया जाता है, चकाचौंध से बचने के लिए, है ना, का उपयोग जो है प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए आप चश्मे में भी कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है कि ये लाइट के एक पार्ट को सोख लेता है बस। ठीक, तो ये उपयोग हो गया। अब हम लोग मेलस का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस या लॉ मालूस। चलिए, हमने सोचा था कि इसका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाया। तो मेलस का नियम, मेलस ना मेलस का नियम, लॉ ऑफ मेलस। देखिए, मेलस का नियम एक चीज और है कि कहने का मतलब यह है कि जब किसी पोलराइड पर, हम उस चीज को अभी समझेंगे और जब इसका सवाल लगाएंगे तब भी इसको समझेंगे। हालांकि मेलस का नियम तो बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। ये मेलस का नियम, जैसे कि किसी पोलराइड पे अध्रुवित प्रकाश गिराते हैं, तो जैसे कि हमने इसके चारों दिशाओं के कंपनों को 2 कंपन में दिशा में बांट लिया। जैसे वेव अगर जा रही है, प्रकाश एक वेव है, वेव जा रही है एक डायरेक्शन में, तो बाकी जो जितने भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है चारों दिशाओं में, वो प्लेन में वो कंपन होगा। जैसे कि अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इधर वाई में होगा और एक्स में कंपन होंगे। हमने 2 सारे कंपनों को 2 डायरेक्शन में कन्फाइंड कर लिया, मतलब समायोजित कर लिया एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि जब हम पोलराइड पे गिराते हैं तो उसमें से एक कंपन तो पोलराइड से अवशोषित हो जाता है, जो उसके अक्ष के लंबवत होता है, और जो उसके समांतर होता है बाहर चला जाता है। तो यानी कि लाइट की तीव्रता जो इसकी होती है पोलराइड से बाहर आने पे आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी। ये बात याद रखेंगे कि पोलराइड से बाहर आने पे वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाती है। तो जो मेलस का नियम होता है, जब हम उसको विश्लेषण पे गिराएंगे, एक दूसरे पोलराइड पर गिराएंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड पर गिराया जाता है तो उस, जिसको हम लोग विश्लेषक कहते हैं, तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है, उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, I0 cos स्क्वायर थीटा। या हम ये कह सकते हैं कि उससे निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। cos स्क्वायर थीटा के क्या होती है? समानुपाती होती है। और जहां पे I0 जो होती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। और थीटा क्या है? थीटा वो है जो प्रकाश गिराया जाता है उसके कंपन की दिशा, और जिस पोलराइड पे गिराया जाता है उसके ट्रांसमिशन अक्ष, यानी कि वो उसकी प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। ट्रांसमिशन अक्ष मतलब संचरित अक्ष,
प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण होता है। प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण होता है। उस कोण के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है तीव्रता जो उसको बाहर आती है ना। तो अब तीव्रता कॉस के समानुपाती होती, तभी बताएंगे क्यों कास के ही समानुपाती स्क्वायर के, क्योंकि अब वो कंपन कैसे हो रहा है, एकदम उसके पैरेलल हो रहा है या किसी कोण पे हो रहा है, तो उसका यही घटक बाहर आता है। जो उसका लंबवत घटक लेंगे अभी, जो साइन थीटा होता है वो बाहर नहीं आता है। तो पहले हम किसी का कथन कैसे भी लिख सकते हैं कि इसके थीटा के जो उसकी संचरण अक्ष और प्रकाश के कंपन की जो डायरेक्शन होती है उनके बीच का कोण होता है, तो थीटा के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है। ये भी आप इसमें बोल सकते हैं। यहाँ हटाएंगे तो कांस्टेंट यही होता है जहाँ पे ये समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होती है। हालांकि जो अध्रुवित प्रकाश तीव्रता इस पे गिराया गया था उसकी ये आधी होती है। जैसे मान लें, कहने का मतलब आई प्रकाश गिराया गया था तो आई जो नॉट है वो I/2 होता है ना, आधा हो जाता है। ठीक, तो पहले कथन हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि किसी पोलराइड की बात करें, पोलराइड है ना, किसी पोलराइड पर यदि I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश आपतित होता, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि किसी पोलराइड पर I0 तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश की बात है ना, आपतित हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जिसको हम I कहते हैं बराबर होती है I0 cos थीटा होती है। जहां पे I0 जो है समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, और थीटा जो है, थीटा जानते हैं क्या है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन की दिशा, ध्रुवित प्रकाश के कंपन की दिशा, और जिसपे गिराया जाता पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण तथा पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण होता है, कोण होता है। ठीक है ना। तो ये मेलस का नियम होता, I बराबर I0। ये जो है पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस पे डिपेंड करती है, कॉस थीटा पे। ये तो कांस्टेंट होती है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे I0, उसकी ऑलरेडी फिक्स होती है। जो प्रकाश गिराया जाता उसकी तीव्रता होती है, जो अध्रुवित प्रकाश की आधी होती है, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश जब गिराते हैं तो आधा तो अवशोषित हो जाता, आधी बाहर आता है, तो वो समतल ध्रुवित, उसको पोलराइड यानी विश्लेषक पे गिराए जाते हैं, उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता मेलस के अनुसार होती है ना। इससे मापा जाता है। थीटा जैसे जैसे चेंज होता है, अगर थीटा 0 हो जाए तो ये जितना है उतना इसके बराबर, cos थीटा का मान cos 0 का मान 1 होता है तो ये इसके बराबर, पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, उससे निर्गत हो जाएगा। और थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब पूरा क्रॉस हो गया, उसका अक्ष क्या हो गए, उसके कंपन के लंबवत हो गई, वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, तो निर्गत तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा देखा जाए कि ये आया कैसे।
मान लेते हैं जैसे कि ये ध्रुवित प्रकाश जो है उसके प्रकाश वेक्टर है कि कंपन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है और तीव्रता आई नॉट। ठीक, एम्पलीट्यूड ए है और तीव्रता क्या है, आई नॉट। और जो पोलराइड है उसकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मतलब इससे थीटा एंगल पर है। और इस प्रकाश का कंपन ऐसे है, इसी को इस पे गिराना है, इसी को इस पे क्या करना है, गिराना है। तो अब ये थीटा कोण पे है तो इसको दो पार्ट में वियोजित किया जा सकता है। तो इसका वही पार्ट इससे, कौन पार्ट इससे जाएगा, तो इसको अगर दो पार्ट में हम वियोजित करें तो इसके इस डायरेक्शन में कौन आएगा, ए cos थीटा आएगा, और ठीक इसके लंबवत डायरेक्शन में कौन आएगा, इस डायरेक्शन में वो आएगा ए sin थीटा। तो चूंकि अब जो प्रकाश निर्गत होगा तो इसका कौन सा पार्ट बाहर आएगा, जो इसके अक्ष के समांतर है, तो वो कौन सा आएगा, ए cos थीटा। ये तो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि इसके लंबवत हो गया, तो लंबवत वाला तो उसके बाहर आएगा नहीं, आएगा कौन, ये जो इसके अक्ष के क्या है, पैरेलल। तो उसका ए घटक बाहर आएगा और ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो यही वाला निर्गत हुआ, तो यही जो है उसके मैलस का नियम कहता है कि यही उसके ए cos थीटा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से निर्गत प्रकाश इसी के समानुपाती होता है, इसके जो निर्गत है तो पूरे के समानुपाती हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट आएगा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, ये निर्गत की बात छोड़िए, हम इसकी बात करें, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, इंटेंसिटी आई नॉट है ना। तो जानते हैं इंटेंसिटी किसके समानुपाती होती है, एम्पलीट्यूड के। तो ये आई नॉट है, इसके समानुपाती होती स्क्वायर के। तो ये कांस्टेंट आएगा आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो जहां के ए स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अध्रुवित प्रकाश अगर किसी पोलराइड से निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, आधी ब्लॉक हो जाती है। अगर उसका हम वो लेते हैं एक तरह से, इसका एवरेज लिया जाता है। अगर हम इसका एवरेज ले लें तो cos स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ होता है। तो अध्रुवित प्रकाश के लिए, अध्रुवित प्रकाश के लिए जो cos स्क्वायर थीटा उसका मान हाफ होता है ना। तो इसीलिए आई बराबर उसके लिए क्या हो जाता, ये आधा हो जाएगा। अध्रुवित प्रकाश से गिराएं तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती, आई नॉट की आधी हो जाएगी। जहां पे ये अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होगी। तो अध्रुवित प्रकाश के लिए जो क्रॉस करेगा ये क्या बन गया, ये ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया ना, और ये आई नॉट क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हो गई। इस केस में क्या हो गई, ये अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता और ये ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित जो है अध्रुवित की आधी होती है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित की आधी होती है। तो हम अध्रुवित प्रकाश के लिए cos स्क्वायर थीटा हाफ होता है। तो ये जब यहाँ जब हमने अध्रुवित लिख दिया तो ये किसकी तीव्रता हुई, अध्रुवित प्रकाश की। और ये जो निकलेगी तो वो समतल ध्रुवित होगा, तो ये ध्रुवित प्रकाश की हो जाएगी। यानी कि ध्रुवित प्रकाश
ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता वो आधी हो जाती अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश आधी होती है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया है, 1:40 का है। तो देखने वाले से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इतना लंबा वीडियो देख करके घबराए नहीं, आप उसको धीरे धीरे 2 पार्ट 3 पार्ट में देखें, आराम से उसको समझें, बढ़िया सा नोट बनाएं और उसके कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में समझें, अच्छे से सुने बात को, ठीक है। हमने सोचा था कि पूरा इसका न्यूमेरिकल भी इसमें ले लेंगे, तो चलिए एक छोटा सा 40-30 मिनट 45 मिनट का एक वीडियो लगता है हमें और बनाना पड़ेगा इसके न्यूमेरिकल पर। तो अगले वीडियो में हमने सोचा था ये ख़त्म हो जाएगा, अगला वीडियो लेक्चर हम लेके कल आएंगे इसके न्यूमेरिकल पर, और इसको न्यूमेरिकल से भी इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जब ये क्लियर हो रहेगा ये लॉस, तो आप न्यूमेरिकल को भी अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हम कैसे हल करेंगे ये चीज़ अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। तो अगर आपको इसे पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं ताकि वो इसका लाभ ले सकें, ठीक। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तो बहुत कम है, और प्लीज़ जो मतलब देखने वालों के लिए है, जो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।